Hello friends, Namaste. Welcome to Ansarkari. And we are continuing with part 2 of Understanding World History series with respect to French Revolution. Already हमने American Revolution, Renaissance covered in a manner which is exclusively relevant to the preparation for UPSC examination. You will be able to understand not only key events but also have a story in your mind and also able to write answers in a quick way. For more clarity, consistent work, you can join our courses also. Already we have discussed in the part 1 when you go through French Revolution and the causes. We also discussed different aspects why and how French Revolution was taking place. I request you side by side to understand the role of philosophers. Just Google or you can read from Wikipedia also a bit and we can discuss how they were also playing an important role क्योंकि जो स्टोरी है उसके अंदर वो डायरेक्टली फिट नहीं होते इसीलिए हमने उनका कर्सरी जिक्र ही किया है अब हम बात करेंगे नेपोलियन की because without understanding the role of Napoleon from 1799 to 1814 you cannot appreciate French Revolution's evolution कि वाकई हुआ क्या. So, as the point goes, that from 1795 onwards, Napoleon was involved in defending the directory. अब directory क्या है? Directory you can say in general terms power center. And this power center is like the way monarchy was there. But now you will not call it a monarchy. Directory जो फ्रेंच रिवोल्यूशन के आइडियल्स हैं, चार्टर ऑफ मैन है, जो की वैल्यूज हैं उनको प्रमोट करने का एक माध्यम है. तो नेपोलियन हु वाज जनरल ऑफ सेकंड रैंक आर्मी में थे और जब फ्रेंच वैल्यूज रिपब्लिकन वैल्यूज रिवोल्यूशनरी आइडियाज फ्रेंच के बाहर भी बहने लगते हैं तो ही वाज अपॉइंटेड टू कमांड डिफरेंट कैंपेन्स. इससे पहली बार उन्हें मिलिट्री फेम भी मिलेगी. सो डिफरेंट बैटल्स हुई जैसे बैटल ऑफ इटली 1796 जीते जीते तो फ्रांस को ज्यादा टेरिटरीज भी मिलने लगी जैसे नाइस एंड सेवॉय दे वर एडेड टू फ्रांस. सिमिलरली ऑस्ट्रिया भी हारेगा. बैटल ऑफ आर्कॉल बैटल ऑफ रिवोली. सो द क्वेश्चन अराइजेस क्या आपको सभी बैटल्स के नाम याद होने चाहिए? ऐसा जरूरी नहीं है. की बैटल्स के आइडिया होने चाहिए. साथ में एटलस खोल लीजिए और देख लीजिए कहाँ है लॉम्बार्डी, कहाँ है ऑस्ट्रिया, कहाँ है नीदरलैंड्स और आपका काम हो गया. सो 1798 तक डायरेक्टरी को ये पता चल चुका था दैट ही इज एक्चुअली हैविंग दैट ऑरा और ये बाहर हमारे आइडियाज को प्रमोट कर रहे हैं. धीरे धीरे आर्मी की मदद से आप मान लीजिए यूरोप में सिस्टर रिपब्लिक्स बनने लगे जो कि फ्रेंच वैल्यूज को प्रमोट कर रहे हैं. सेम रिवोल्यूशनरी वैल्यूज सेम गोल्स. इसका मतलब वो फ्रांस के नेचुरल एलाइज बन गए. जो रिलीजियस वैल्यूज को प्रमोट करने की बात थी उस पर अभी पूरी क्लैरिटी नहीं थी क्योंकि आपने पुराने फ्यूडल और रिलीजियस सिस्टम को तोड़ने की बात की है इसीलिए उसका भी इवोल्यूशन हो ही रहा है. Another important example is the Egyptian expedition जिसके तीन ऑब्जेक्टिव्स थे. पहला टू हैव द शॉर्टेस्ट रूट बाय विच आप ब्रिटिश इंडिया पहुंच सकें ताकि आप इस्थमस ऑफ सुएज को अगर कंट्रोल कर लेते तो यू विल बी एबल टू रीच ब्रिटिश इंडिया. इसलिए वेल्जली ने इस टाइम इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम ड्रैकोनियन मेजर्स की शुरुआत की. ना सिर्फ सब्सिडी एलायंस सिस्टम आया इंडिया में 1799 ऑनवर्ड्स बल्कि फॉर द फर्स्ट टाइम देयर वाज अ सेंसरशिप ऑफ प्रेस आल्सो. उसके बारे में जरूर देखिएगा. सेकेंडली ही वांटेड टू हैव कॉटन एंड शुगर केन. उसकी अगर प्रोडक्शन होती है और फ्रांस को मौका मिलता है तो उसकी सप्लाई में उन्हें फायदा होगा. एंड थर्ड ही वांटेड टू क्रिएट हर्डल्स फॉर ब्रिटिश एम्पायर. लेकिन ये कैंपेन फुलफिल नहीं हो पाएगा. ऊपर से डायरेक्टरी जो वहां पर बहुत अनपॉपुलर हो चुकी थी उसको भी मौका मिलेगा कि नेपोलियन की जो बाहर के अचीवमेंट्स हैं उसके अंदर अपने आप को छुपा सके. लेकिन थोड़े टाइम ये सब होगा, आगे हो नहीं पाएगा.
फर्स्ट कोएलिशन की हमने बात की थी, यानी वो सारी फोर्सेस जो भी फ्रेंच वैल्यूज के अगेंस्ट हैं। सिमिलरली सेकंड कोएलिशन भी उन्हीं पावर्स का होगा विच आर एक्चुअली एंटी फ्रेंच। सो फ्रेंच इन्वेजन ऑफ इजिप्ट जो है वो एलाइज को अपॉर्चुनिटी देगा, दे विल बी एबल टू ट्राइंग टू अटैक फ्रांस इन द एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और वो कोशिश करेंगे जब फ्रेंच आर्मीज आर बिजी इन इजिप्ट एंड इन द यू नो मिडिल ईस्ट। तो आप ये सोच लीजिए कि ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो पहले भी चल रहा था। सेकंड कोलेशन है, फिर थर्ड कोलेशन भी होगा, फिर फोर्थ कोलेशन भी होगा, फिफ्थ कोलेशन भी होगा, सिक्स कोलेशन भी होगा, ऐसे करके सीरीज में चल रहा है। सो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो एक तरीके का प्रोसेस है, एक तरीके की वो स्ट्रैटेजी है एंटी फ्रेंच फोर्सेस की। Napoleon forces will be able to, defeat and will be able to create hurdles for Egyptian and Ottoman Empire and the armies. For example, Battle of Pyramids, Mount Tabor, अबू कीर। लेकिन ये विक्ट्रीज जो एक तरफ नेपोलियन की पॉपुलैरिटी को फ्रांस में बढ़ाएंगी, दूसरी तरफ ये इजिप्ट के अंदर मॉडर्न वैल्यूज, मॉडर्न सिस्टम, मॉडर्न नॉर्म्स को लाने की बात करेंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म कोई फायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो ब्रिटिश रॉयल नेवी थी वो बैटल ऑफ नाइल जीत जाएगी और ब्रिटिश कंट्रोल जो है मेडिटेरेनियन में और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और फ्रेंच नेवी वीक हो जाएगी। इसीलिए जब नेपोलियन वापस आते हैं, कूप होता है, डायरेक्टरी की पावर खत्म हो जाती है, नेपोलियन अपने आप को काउंसिल अपॉइंट कर देते हैं। नेपोलियन इज गोइंग टू रीऑर्गेनाइज द फ्रेंच आर्मी, ही इज गोइंग टू स्टार्ट न्यू कैंपेन्स, ही इज गोइंग टू मेक श्योर दैट ऑस्ट्रिया, इटली, इन सभी रीजन्स के अंदर फ्रेंच का दबदबा हो। सो आप देखेंगे बार बार वॉर हो रहा है, बार बार पीस हो रही है, बार बार कोई ट्रीटी हो रही है, तो उनके नाम जान लीजिए और उसको याद कर लीजिए। बट यू कैन से ये रिवोल्यूशनरी वॉर्स हैं बिकॉज सच आइडियाज आर मूविंग फॉरवर्ड। तो आप देखिए कि कैसे नेपोलियन इज ट्राइंग नॉट ओनली टू हैव इम्पैक्ट इन यूरोप बट ऑल्सो ही इज गोइंग बियॉन्ड। वी विल जस्ट रीड कि कैसे वो रशियन कैंपेन की भी बात करेंगे और वो भी सक्सेसफुल नहीं होगा। सो फर्स्ट अगर एग्जांपल हम इस टाइम पे देखते हैं तो हेथियन रिवॉल्यूशन का है, बिकॉज हेथियन रिवॉल्यूशन इज द फर्स्ट एग्जांपल इन द होल वर्ल्ड, फर्स्ट सक्सेसफुल लार्ज स्केल रिवोल्ट बाय द लोकल पीपल, बाय द इंस्लेव्ड पीपल इन मॉडर्न वर्ल्ड। सो स्लेव रिबेलियन हुआ, फ्रेंच रिजीम को ओवरथ्रो कर दिया गया एंड 1804 में हेती बिकेम एन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। लेकिन irony is that today also it is impoverished. Irony is that today also such colonial ideas are there and powers like the European powers and even US and even others are actually indirectly and directly influencing it. So French Revolution के ideas वहां पहुंचे, उनकी brutality पहुंची, local people became more conscious, more powerful, more, they were not ready to live the way it was, and that is why that that kind of racism, that kind of imperialism, it forced people to revolt. So this is the first example. This is the first example in modern times. That's what we are saying. लेकिन क्या इस रियली में वो मॉडर्निटी तक पहुंच पाया, ये एक सोचने का विषय है। So breaking the silence, that's what we can say. You can have a look at this picture and understand the gravity. How phenomenal it would have been. क्योंकि इसी समय में हम बात करें 1830s के बाद, राजा राम मोहन रॉय भी इन आइडिया से इंस्पायर हो रहे थे, वो भी भारत का भविष्य देख रहे थे, फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। He was also understanding what is happening because of France, and in France and in Europe वो आइडियाज क्या इंडिया में आ पाएंगे और कैसे आएंगे। सो नेपोलियन बोनापार्टे, very important. He became first consul in 1799, as I told you. He quickly organized a bloodless coup that I also discussed. He created a civil code, इसकी हम चर्चा करेंगे, and he went on to reform education on the basis of meritocracy. He crowned himself as emperor क्योंकि crown pope से ले लिया गया at Notre Dame Cathedral, very very important, अभी न्यूज में भी था, because it was you can say it was refurbished और उसको कंजर्व किया गया था। नेपोलियंस ग्रैंड एस्पिरेशंस, पर्टिकुलरली उनका जो मानना था कि वो रशिया को भी जीत पाएंगे या उनको अटैक कर पाएंगे, वो फेल हुआ इन द लॉन्गर रन। एंड फाइनली, इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूं, ही वॉज एक्साइल्ड in the island of Elba during 100 days, and in 1815 when he tried again, he was defeated at Battle of Waterloo, and finally by 1821 he will be no more. So
1814-15 के बाद जो किंग हमने बात की थी कि किंग लुई 16 को जो गुलिटन यानी उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था, वही डायनेस्टी रिस्टोर भी की जाएगी. सो इट इज एन आयरनी, बट इट इज हाउ ऑल्सो द रिवोल्यूशंस मूव ऑन फ्रॉम वन टाइम पीरियड टू अनदर टाइम पीरियड इफ दे आर नॉट गिवन द ड्यू डायरेक्शन. सो रिवोल्यूशनरी फर्वर क्या वापस वैसे ही आएगा फ्रांस में? ऐसा नहीं हो पाएगा. 1830, जब हम बात करते हैं रिवोल्यूशन ऑफ 1830, जिसको जुलाई डेज भी कहते हैं, वो दोबारा एक रिजीम चीज लेके आएंगे. एंड फाइनली चार्ल्स 10, वो जो है जनता की मांगों को मानते हुए, जनता के आइडियाज और जनता का जो बिलीफ था उसको रखते हुए उनको बिठाया जाएगा और पुराने आइडियाज को फिर से चेंज कर दिया जाएगा. अगर मैं नेपोलियनिक यूरोप की बात करूं, सो प्लीज हैव अ लुक हियर एट ऑल द बैटल्स. So you can say that he is abolishing, privileges. He is abolishing the due consideration and the high place which is given to clergies, which is given to nobility. He is trying to apply his code, which is हम discuss करेंगे. He is trying to apply certain methods in his, in his rule. So you can say चाहे वो urban development हो, चाहे वो scientific development हो, चाहे वो philosophical development हो, बहुत कुछ हो रहा है. And then नेपोलियंस ग्रैंड आर्मी इज डिफीटिंग द आर्मीज ऑफ ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया. तो ये ग्रैंड टाइम पीरियड तो हुआ लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया ना. नेपोलियनिक यूरोप को प्लीज डू लुक एट दिस मैप एंड देन सेपरेटली आल्सो यू कैन सी. तो सस्टेन क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि नेपोलियन ने ऑर्डर रिस्टोर किया, पीस एग्रीमेंट्स किए, मैंने माना. नेपोलियन ने फेयर टैक्स कोड और नेशनल बैंक एस्टेब्लिश किया, मॉडर्निटी लेके आए, मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम लेके आए, मान लिया. नेपोलियनिक कोड में लेस राइट्स हैं, जो कि रिवोल्यूशन के टाइम पे जो 1790 में बात की गई थी, और पब्लिक एजुकेशन की बात भी की, जिसके बारे में हम दोबारा भी चर्चा करेंगे. और चर्च का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा गवर्नमेंट के ऊपर. सो चर्च को अकोमोडेट कर दिया गया बिकॉज नेपोलियन वॉज वेरी श्योरली अंडरस्टैंडिंग दैट इफ ही इज गोइंग टू जस्ट साइडलाइन कैथोलिसिज्म कंप्लीटली तो लोग माफ नहीं करेंगे. सो उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च को सेंटर पीस बना दिया और उसको एक सिविल स्टेटस दे दिया. उनकी लैंड्स तो कन्फिस्केट कर ली, लेकिन हॉस्टिलिटी को खत्म करने के लिए पूरी कोशिश की, ताकि रिवोल्यूशनरी आइडियाज को जब बात आए तो चर्च उनका सपोर्ट भी ना कर सके और दूसरी तरफ वो एंटी पीपल भी ना हो. तो स्टेट वुड अपॉइंट क्लर्जी, मॉनिटर द चर्च फाइनेंसेस, पे क्लरिकल सैलरीज, और एंड द क्लर्जी आर गोइंग टू हैव ओथ इन द नेम ऑफ गवर्नमेंट, और यू कैन से कंट्री. सिमिलरली नेपोलियनिक कोड यानी एक यूनिफॉर्म कोड ऑफ लॉ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी ओनर्स की बात है. ये एक रेशनल स्ट्रक्चर था, उसमें कोई रिलीजियस कंटेंट नहीं था. ये फ्रेंच में लिखा गया, वर्नाकुलर में लिखा गया. लॉज आर क्लियर, लॉज आर एक्सेसिबल, एंड इट इज बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ. सो ये अपने आप में एक रूल बेस्ड सोसाइटी, एक मॉडर्न सोसाइटी को बढ़ाने की बात है, जैसा कि ऑलरेडी इंग्लैंड कोशिश कर रहा था. लेकिन इंग्लैंड को अपनी मोनोपोली बना के रखनी है, अमेरिका अपना दूसरा जिंदगी वहां पे जी रहा है, इसलिए दोनों को अभी फ्रांस से कोई लेना देना नहीं है. बल्कि दे आर मोर, इंग्लैंड इज मोर थ्रेटेंड बाय फ्रेंच इन वन वे, एंड इट इज ट्राइंग टू हैव इट्स ओन मोनोपोली एंड कर्टसी इंडिया. अब फ्रांस के अंदर इनिशियली different provinces, different regions were having different kind of laws. Now in the time of Napoleon it will be streamlined. So there will not be, different laws and rules, like the Voltaire used to say that a traveler in France changes his law almost as often he changes his horse. अब मेल सिटीजन इक्वल हो गए, हेरिडिटरी नोबिलिटी, क्लास प्रिविलेजेस सब एक्सटिंग्विश हो गई, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये सब चीजें होने लगी. लेकिन क्या फीमेल्स को भी इक्वल राइट दे दिए गए? ऐसा नहीं है, उसमें अभी टाइम लगेगा. और ये सारे आइडियाज जो है हेती, डोमिनिशन रिपब्लिक, बोलीविया, चिली, सब जगह पहुंचते चले जाएंगे. तो इसका मतलब है वर्ल्ड में जगह जगह जो नेपोलियनिक कोड है उनका इन्फ्लुएंस जाएगा, चाहे फिर वो अमेरिकाज हो, चाहे फिर वो अफ्रीका हो. और voluntarily adopted number of European and Latin American countries either in the form of simple translation or you can say उसके modifications के साथ. For example, Italian Civil Code of 1865 and even the United States में भी the Civil Code of 1825 वो भी corrected है. यानी इम्पैक्ट तो बहुत सॉलिड किया. लेकिन वही बात है कि हर चीज के हमें समझने के तरीके देखने होंगे कि अगर डाउनफॉल भी होता है नेपोलियन को, तो क्या वो लेगेसी उनकी जो है वो उनको क्रिटिकली देखती है? तो ही वाज सीन एज अ वेरी जुडिशियस एंड राइटफुल पर्सन. नो, he was a dictator. That's what we have to see. Economic reforms में he is going to overthrow remnants of feudalism and he is going to promote entrepreneurship. He is going to legalize divorce. He is going to promote business. एजुकेशन के अंदर भी ही इज गोइंग टू क्रिएट अ सिस्टम. टेक्निकल एजुकेशन भी प्रमोट की जाएगी. एनलाइटनमेंट एंड रिवोल्यूशन विच इज गोइंग ऑन एट द सेम टाइम, इट इज गोइंग टू मेक श्योर दैट फ्रेंच लैंग्वेज आगे बढ़ेगी और
मॉडर्न और क्लासिकल लैंग्वेजेस भी आगे बढ़ेंगी, लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट जरूर आगे बढ़ेगा, इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस वर मेड। मैट्रिक सिस्टम में सिस्टम ऑफ मेजर बेस्ड ऑन किंगडम, किलोग्राम एंड मीटर आप कह सकते हैं, ऐसा भी हुआ। आर्मी रिऑर्गेनाइज्ड होगी, जस्ट थिंक अबाउट इट, हमें सोचना चाहिए साथ साथ में। डू नॉट ट्राई टू ओनली रोट लर्निंग हमें हेल्प नहीं करेगी, जस्ट ट्राई टू थिंक। उन्होंने आर्मी को भी प्रमोशन बेस्ड प्राइमरीली ऑन मेरिट, corps replaced divisions as the largest army units. Mobile artillery was integrated into reserve batteries, and the staff system became more fluid, and cavalry returned as an important formation in the French military doctrine. तो ये मेथड जो है, अगर आप ध्यान से दोबारा when you get back to the lecture, you will find कि नेपोलियनिक वॉरफेयर के की इंग्रेडिएंट्स थे। यानी कि प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न कॉन्स्क्रिप्शन, जो कि डायरेक्टर ने कहा था मजबूरी में आपको जबरदस्ती मिलिट्री कंपलसरी सर्विस कर रही है, उसको उन्होंने हटाया, लेकिन उन्होंने सिस्टम को बनाया। लेजियन ऑफ ऑनर आज भी है, जस्ट गूगल कि लास्ट इंडियन कौन था जिसको लेजियन ऑफ ऑनर मिला, यानी कि सिविलियन एंड मिलिट्री अचीवमेंट्स के लिए आपको अवार्ड दिया जाएगा। रिलीजियस इमेंसिपेशन ऑफ ज्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट, इमेंसिपेशन, उनको मौका दिया, उनको रहने दिया। प्रोटेस्टेंट्स, बाकियों के लिए भी, तो सिर्फ ये फ्रांस में नहीं हो रहा है, बाकी जगह भी हो रहा है। तो एज आई जस्ट सेड, you can always summarize Napoleonic code in these words: when he tried to destroy feudal hierarchical character, he promoted equality, and he recognized equality of all citizens before law, and so on. उन्होंने प्रॉमिस भी किया ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी while pledging to uphold the key reforms of फ्रेंच रेवोल्यूशन, कोशिश की। अब थ्योरी में तो फ्रांस रिपब्लिक था, लेकिन डिक्टेटर या फिर एक एब्सोल्यूट रूलर कौन है, वो हो गए आपके नेपोलियन, और उनकी गवर्नमेंट को कॉन्सुलेट कहा गया। सो मैंने जैसा कहा कि थर्ड कोalition यानी जो बाकी पावर्स है, दे आर ऑल ट्राइंग कि किसी तरीके से हम अपने स्ट्रक्चर को, हम अपने सिस्टम को बचा सकें। सो ग्रेट ब्रिटेन है जैसे, इट विल बी ब्रेकिंग द पीस ऑफ एमीन्स बाय डिक्लेयरिंग वॉर अगेंस्ट फ्रांस 1803, चलता रहेगा साथ साथ में। कोलिशन लेंगे वो ऑटोमन्स के साथ, और मिडिल ईस्ट के अलायंस को रिवाइव करेंगे, और हर जगह एक तरीके का ट्रांजिशन चल रहा है। बर्लिन ऐसे ही, 1806 फॉल ऑफ बर्लिन, जब हम फ्रेंच इसी टाइम पीरियड में जब हम पढ़ते हैं इटली यूनिफिकेशन एंड जर्मन यूनिफिकेशन, तब ये इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो इन 1806 व्हेन द पर्शियन कैपिटल ऑफ बर्लिन वाज कैप्चर्ड बाय फ्रेंच फोर्सेस, तो वहां भी ऐसे कॉन्टिनेंटल जो सिस्टम है, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, और जो फ्रेंच नेपोलियनिक कोड के आइडियाज हैं और जो गवर्नेंस सिस्टम, उसका इंपैक्ट आएगा ही आएगा। कॉन्टिनेंटल सिस्टम यानी कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड से जुड़ा हुआ है ये। इसके अंदर द आइडिया ऑफ फ्रांस अंडर नेपोलियन वाज दैट कि हम किसी तरीके से यूरोप में ब्रिटेन को इम्पावरिश कर सकें, उसके हम रूट्स को रोक सकें, हम उसकी सप्लाई चेन को ब्लॉक कर सकें। इट वाज वन ऑफ द रीजंस ऑफ नेपोलियंस डाउनफॉल आल्सो, क्योंकि नेपोलियन was not able to understand that the British was having better modern and evolved strategy, because it was having India like a colony for as a market also, and for raw materials also. So naval ब्रिटिश नेवी या ब्रिटिश रॉयल नेवी ने जब बैटल ऑफ ट्रफालगार में 1805 में जब कंबाइंड फ्रेंच एंड स्पेनिश नेवीज को डिफीट दी, उसके बाद से नेपोलियन ने कभी कोशिश नहीं की अपनी नेवी को रीबिल्ड करने के लिए। इनफैक्ट उन्होंने उस पोजीशन को इकोनॉमिक वॉरफेयर में बदल दिया, जिसकी मैंने अभी चर्चा की। ही बिलीव्ड दैट बाय ब्लॉकिंग ब्रिटेन समहाउ विल बी एबल टू ब्रिंग सक्सेस टू फ्रांस। ऐसा नहीं हुआ। नेपोलियन फील्ड इन्वेजन ऑफ रशिया 1812, जैसा मैंने कहा, मोर देन 4,50,000 पीपल दे पेरिश्ड। एंड क्या किया रशिया ने? स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी, आप आइए कुछ नहीं मिलेगा, they retreated back. So it was a failure. And then defeat of Napoleon at the Battle of Leipzig 1812, Persian forces serving as auxiliaries for the French switched sides and supported Russia. इससे क्या हुआ? It will be completely changing the result. So by 1813 you can say French were moving towards a great disaster. बैटल ऑफ लेपिजिग को हम बैटल ऑफ नेशंस भी कहते हैं, क्योंकि जो कोएलिशन आर्मीज ऑफ ऑस्ट्रिया, पर्शिया, स्वीडन एंड रशिया, उन्होंने फ्रेंच एम्परर नेपोलियन बोनापार्टी की ग्रैंड आर्मी को हरा दिया। यानी पूरे गेम को देखिए 1799 ऑनवर्ड से 1815 तक आखिर हो क्या रहा है? क्या कोई मानव की भलाई का काम हो रहा है, या फ्रांस
रिवोल्यूशनरी आइडियाज के गाइज में अपने आप को सुप्रीम बनाने के लिए दिन रात लड़ाई लड़ रही है और वो ज्ञान दे रहे हैं कि हम सिविलाइज्ड हैं। वाटरलू कैंपेन जो कि अपने आप में पूरा यूरोप एक तरफ हो जाता है और वो नेपोलियन को खत्म करना चाहते हैं, दैट इज व्हाट वाटरलू कैंपेन इज। फ्रेंच इंपीरियल आर्मी विल बी लेड बाय नेपोलियन एंड दूसरी तरफ होंगे ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रदर ऑफ रिचर्ड वेलेस्ली, जिन्होंने थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में, तो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में, पार्डन मी, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। प्लीज डू क्रॉस चेक। सो ये कोएलिशन हरा देगा, French will be defeated, Napoleon will be forced to abdicate, and he will be exiled to Saint Helena, where he died in 1821. So इससे फ्रांस का जो सपना था कि हम जो है हम डोमिनेट करेंगे, becomes a very important concept, because as I already told you, this was the टाइम पीरियड जो पहले ही कई पीरियोडिकली वॉर्स हो चुके हैं, द वॉर ऑफ द सेवेंथ कोलिशन, यानी दिस पीरियड इज मार्किंग द टाइम between Napoleon's return from 11 months of exile on the island of Elba to Paris on the March 18 in March 1815 and the second restoration of King Louis 18th। यानी कि दोबारा से वो सिस्टम लौट के आ रहा है जिससे आप बच के शुरू में भाग रहे थे, यानी वॉर ऑफ सेवेंथ कोलिशन जिसमें वाटरलू कैंपेन जिसकी हमने चर्चा की, और नेपोलियन वॉर एज वेल एज अदर माइनर कैंपेन्स, 100 डेज, यानी वो 100 डेज जिसमें बाकी चीजें भी फिर बदली जा रही हैं। यानी लोग अभी भी नेपोलियन के प्रति इनकरेजिंग और बहुत ही पॉजिटिव थे, दैट इज वाई ही वॉज वेलकम्ड। लेकिन क्या जो यूरोपियन फोर्सेस हैं वो चाहती थी ऐसा? वो ऐसा नहीं चाहती थी। दैट इज वाई वंस ही वाज डिफीटेड इट वाज मेड श्योर कि वो एब्डिकेट करे। सो ही फाइनली एब्डिकेटेड and then Saint Helena he was exiled. So you are supposed to remember the year in which he abdicated rather than the date. Now, strategic situation in the Western Europe in June 1815, as I just told you, this is the whole case. You can see, you must have all the locations in your mind कि Western Europe, Eastern Europe और क्या हो रहा है. Good for IR also. Lekin at the same time, what we have not focused upon, the ideas of philosophers, the rise of socialism, and the ideas of enlightenment. तो सेंट सिमोन या सिमोनियन मूवमेंट भी इस टाइम अपनी हाइट पर थी. There was discontent among the people. Famous writers and thinkers of the days like Alexander Dumas, George Sand, please do Google about them. And थोड़े short note में आप कुछ points लिख सकते हैं. That जो revolutionary ideas हैं वो वाकई वो वहां पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए, जो जिसके लिए शुरुआत हुई थी. अब suppose there is a gathering, it is not permitted, then people may become violent, there may be a revolt. Even people have paid for certain kind of meetings and certain kind of gatherings, वो नहीं हो पाएगा तो people will get more offended. तो ऐसे करके तो जरूर revolutionary ideas promote हो रहे हैं, लेकिन not like the way it was seen in the past. यूटोपियन सोशलिस्ट मूवमेंट भी कहते हैं सेंट सिमोनियन मूवमेंट को, बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी कि सब कुछ स्टेट के हाथ में होना चाहिए. State must own all the property, state must own all the workers, workers must be getting their wages according to their skill. And there must be rule of art and recognition of the needs of industrial class also. This is what something is positive. So movement was influential. Many lawyers, doctors, physicians, engineers, they are joining it. And Saint Simonian engineers and architects, आप कह सकते हो, not they are just the pioneers of the French railway, बल्कि urban development जिसकी मैंने पहले बात की. So movement's leader and disciples, they will be also developing certain kind of theories. For example, women must be protected from the world and removed from the public sphere. Women must be not part of all the campaigns. जैसा मैंने कहा patriarchy और एक तरीके का sidelining of women was already there. Feminist movements अभी इस तरीके से rise नहीं हुई हैं. But in India, what's happening? इंडिया भी अभी लॉर्ड मैकॉले एंड आइडियाज ऑफ एजुकेशन, आइडियाज ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, ये सब इंडिया में भी साथ साथ में चल रहा है. तो इसका मतलब है कि इंडिया मॉडर्न आइडियाज को जरूर ले रहा था, लेकिन इंडिया अपने आप में बहुत बैकवर्ड, इंडिया अपने आप में बहुत डिकेडेंट कभी था ही नहीं, ऐसा हम सोच सकते हैं. So this is one other example, Saint Simonian. So how he is trying to do, what he is trying to do, how his ideas are being discussed among masses and people. Newspaper बहुत important source और soul है. ऐसा हमारे freedom struggle में भी हमने देखा. तो आप सोचिए फ्रांस obviously हमसे आगे चल रहा था क्योंकि इंग्लैंड उससे भी आगे है और अमेरिका का भी डिफरेंट पार्ट है.
रिवोल्यूशन ऑफ 1830 जिसकी मैंने पहले चर्चा की, उसको जुलाई डेज भी कहते हैं, रेबेलियन है ये भी फ्रांस में, जिसकी वजह से द किंग चार्ल्स 10 विल बी फोर्स्ड टू एब्डिकेट एंड लुई फिलिप एक न्यू किंग आ जाएंगे। कॉजेज क्या है? वही causes is that if you are going to suspend freedom of press, if you are going to modify electoral laws, they will be seen as violation of the charter of 1814, उसका protest होगा। So royal forces will not be able to contain insurrection, यानी जो 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 उफान आएगा, जो तूफान आएगा, वो नहीं रोक पाएंगे। Outcomes will be that there will be establishment of the upper middle class or the bourgeois class जिसको आप कहते हैं aristocratic class, उसका hold फिर से आ जाएगा political social elite में, और आप ये देखिए कि धीरे धीरे अब एक stability आकर चीजें आगे बढ़ेंगी। So the Chamber of Peers were transformed from hereditary body into nominated house. Special tribunals were abolished. Alliance between monarchy and Roman Catholic Church was ended. White flag of Bourbons were replaced by the tricolor. Louis Philippe ruled as the King of France. किंग ऑफ फ्रेंच है वो मोनार्की नहीं है, तो लोगों के किंग है, ऐसा आप कह सकते हो। सो लिबरल्स एंड रेडिकल्स ये सारे आइडियाज स्ट्रीट पर आ जाएंगे और वो चाहेंगे कि ना तो यू नो ना तो प्रेस को कोई रिस्ट्रिक्शंस हो और ना हमारी वोटिंग राइट्स को, हमारे जीवन पर कोई अधिकार हो। तो ये लड़ाई अभी आगे चली रही है। सो व्हाट वी कैन रिकॉल कि नेपोलियन के डाउनफॉल में व्हेन ही इज सेंडिंग फोर्सेस इवन इन स्पेन, they were the first people who will not be accepting his government. Napoleon decided to invade Russia, उसकी चर्चा हमने ऑलरेडी की। Napoleon planned to defeat Russians in a quick and decisive battle, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाएंगे। जैसा मैंने कहा, पॉलिसी ऑफ स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी और जो पॉलिसी ऑफ रिट्रीटिंग बैक, ये नुकसान कर जाएगी। So what we can say in the end, the Napoleonic Empire was doomed because of its inherent and self-defeating contradictions. आप सोचिए, आप बताइए, लिख के दीजिए, तो हम इस पे चर्चा कर सकते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट नेपोलियंस इकोनॉमिक वॉर विद इंग्लैंड बिकेम हिज अनडूइंग, ये भी हमने चर्चा कर ली। कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड वाज मिसकंसीव्ड आइडिया, ये भी बिल्कुल बात सही है। हाउ फार द नेपोलियनिक preferential stance to help out French economy result in embroiling French in continental conflict? क्वेश्चन नंबर जो ऊपर वाला क्वेश्चन है और नीचे वाला दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। एंड इट वाज द ग्रेटेस्ट ब्लंडर एंड monument of misdirected energy भी इसको आप कह सकते हैं, ये भी बात सही है। He was the child of revolution in many ways, but in many ways he reversed the aims and principles of the movement from which he sprang. ये बात भी बिल्कुल सही है। How did Napoleon Bonaparte heal the wound of France inflicted by revolution? Correct the errors, उसमें हमें बताना पड़ेगा नेपोलियन कोड और बाकी बातों में। How did Napoleon Bonaparte fuse the old France with the new ones? We have already discussed certain ideas. You just write, and अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये सारे आंसर्स लिखकर आप दिखा भी सकते हैं। We can discuss them further in a planned way. How did Napoleon fuse the French of ancient regime with the French of post-revolutionary era? That also we have seen. So what we have done is to give you a base, give you an idea, to make you more passionate, make you more commanding with your own understanding, so that you can do better, perform well, and get success. So see you soon with the next episode or the next lecture on the French Revolution, where we will understand the further developments. Thank you very much. Keep watching, keep learning, and do get success with Ansarkari.